वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करेंगे 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। दोनों साथ में कम तो हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जब वस्तु को हम गिराते हैं तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई में कमी होगी तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मान कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर ऊंचाई में वृद्धि होती है उस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दिया है ऊंचाई से गिरने पर क्या होगी, ऊंचाई में कमी होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्परिवर्तन, जननात्मक विगलन, प्राकृतिक चयन और विकास। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, उत्परिवर्तन, फिर है सेकंड जननात्मक विलगन, फिर है प्राकृतिक चयन और विकास। अब विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा प्राकृतिक चयन क्या होता है, ये विकास का एक तंत्र होता है जिसमें जो जीव होते हैं वो पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित हो जाते हैं। प्राकृतिक चयन क्या होगा, विकास का एक तंत्र है जो कि जीवों में पर्यावरण के प्रति जो अधिक अनुकूलित होते हैं। उनके जीवित रहने की और उनके जीनों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा जननात्मक विलगन। ये होता है जैसे किसी संबंधित प्रजाति है उससे किसी नस्ल का निर्माण नहीं होगा और जनसंख्या के बीच क्या होता है, जीन प्रवाह को रोकता है। जनसंख्या में जीनों के प्रवाह को रोकना। अब जीनों की प्रवाह को रोकेगा तो क्या होगा, इसमें जो प्रजातियां हैं प्रजातियों में नस्ल का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा फर्स्ट है उत्परिवर्तन। ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसके अलावा क्या होता है, इसमें डीएनए में चेंजेस, होने वाला स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 20 डिग्री का। इसके अलावा आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण निकालना है हमको।
इसके बीच का कोण निकालना है। ये हो गया I, ये हो गया R। अब क्या होगा, अगर ये 20 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस कोण I प्लस कोण R प्लस 20 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो I और R की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, ये हो गया 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा I क्या है यहाँ पर, आपतन कोण, और R क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, शुष्क HCl गैस प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या होगा, नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तन होता है, ब्लू चेंज हो रहा है रेड में। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, नीला लिटमस पेपर सफेद रंग में, लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित होगा। अब देखिए इसमें है शुष्क HCl गैस। अगर शुष्क HCl गैस की हम बात करते हैं तो ये लिटमस पेपर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कोई भी कलर नहीं देता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्यों, इसका एक रीजन है, क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति होगी शुष्क HCl की, ये अम्लीय नहीं होती है। अब अम्लीय कब होगी, जब इसका जलीय विलयन होगा। तब इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो अभी जब इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं है तो इसमें क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ब्लू टू रेड चेंज नहीं होगा। अम्ल में होता है नीला लिटमस पेपर रेड, और रेड से ब्लू होता है क्षार में। इसके अलावा अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो ये होता है अम्ल क्षार सूचक, और ये प्राप्त होता है लाइकिन के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है इसमें, सह कोशिका के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन, अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन, एक अंडे के विखंडन, एक शुक्राणु के विखंडन। युग्मक संलयन इसमें पूछा है। तो इसमें होता है एग और स्पर्म का फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये किस टाइप से होगा, जैसे कि हम देखते हैं शुक्राणु, ये भी एन में होगा। ये होता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये कोई एग है, ये कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये होगा इसका युग्मक संलयन। इसके अलावा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, जो जाइगोट बनता है वो होता है 2n द्विगुणक, जबकि यहाँ पर क्या थे, एकल गुणक थे, सिंगल थे।
एंड फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है? भ्रूण, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इसके बाद इसकी जब सेल 16 हो जाती है, 16 सेल्स को हम बोलते हैं मोरूला। इसके बाद अगर 32 कोशिकाएं हो गई, 32 सेल्स हो गई, उसे कहते हैं ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को नापने के लिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन है रियोस्टेट, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है एमीटर का यूज करते हैं हम परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए। इसके अलावा इसमें है रियोस्टेट, जिसका यूज होता है आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध के नियंत्रण या चेंजेस में। जो प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध के मान में नियंत्रण करना या फिर चेंजेस करना, परिवर्तन करना। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गैल्वेनोमीटर। ये आता है छोटे विद्युत प्रवाह के मापन के लिए। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। ये करता है विभव या विभवांतर का मापन। इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि हम जो एमीटर है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं परिपथ से। तो एमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में। इसके अलावा धारा क्या होती है? आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश बटा समय। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार कितना है? 300 न्यूटन। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार हमें निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होगा, ये होगा इसका 3 गुना, 300 इंटू सॉरी 6 गुना। पृथ्वी पर चंद्रमा से 6 गुना भार अधिक होगा इसका। ये हो गया 1800 न्यूटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जी का मान मून पर अर्थ के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कछुआ, मेंढक, सांप या मगरमच्छ। इसमें पूछा है सरीसृप वर्ग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंढक। ये आता है उभयचर में। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स है इसमें आएगा कछुआ, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल। और इनमें जो ब्लड होता है वो कूल होता है, ठंडे खून के जीव होते हैं ये। और इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो होती है शुष्क और खुरदुरी।
अगर हम उभयचरों की बात करें तो ये जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। और इनकी जो स्किन होती है वो होती है छिद्रपूर्ण। इसके अलावा ये पानी में अंडे देते हैं और इनमें निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। अगर हम इनके हर्ट की बात करें, ये होता है 3 कक्षक, 3 कोष्ठीय। दो आलिंद और एक निलय। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इसमें होता है 2 आलिंद और ये कुछ इस तरीके से, एक जो इसमें निलय होगा ये अर्ध विकसित होता है। तो ये 3.5 का होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम 3 कक्ष भी मान सकते हैं। इसमें अपवाद होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ में होता है 4 कोष्ठीय हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन के संचरण के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन हार्मोन। जो ये ऑक्सीन हार्मोन है ये सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसके अलावा ये खोजा कहीं में से गया था, मानव यूरिन से। और ये प्रभावित करता है शीर्षस्थ प्लांट के शीर्ष पार्ट को। इसके अलावा खरपतवार उन्मूलन, 2,4-D इसमें यूज आता है। इसके अलावा कटे हुए तने से जड़ का विभेदन। फसलों के गिरने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड। इसमें क्या होगा, ये होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये करता है पत्तियों का विगलन। इसके अलावा रंध्रों को बंद करता है और ये जीर्णता को प्रेरित करता है। फिर है जिब्रेलिन। अगर हम जिब्रेलिन की बात करते हैं तो ये जैसे कि किसी प्लांट की जो पर्व संधि होती है उसका दीर्घन करता है। जैसे कि प्लांट का कोई तने का पर्व है तो इसकी लंबाई में वृद्धि करना। इसका यूज करते हैं जैसे कि गन्ने पर छिड़क कर। इससे क्या होगा, जो उसकी जो लंबाई है तने की, तने की लंबाई बढ़ जाती है। इसके अलावा जिब्रेलिन सहायक होता है बीजांकुरण में। और इसके अलावा प्रसुप्ति भंग करना। नेक्स्ट है फिर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रोरो शीर्ष और फूलों में। इसके अलावा इसकी खोज की गई थी मक्का से।
और ये क्या है, जीर्णता रोधी हार्मोन। इन सब हार्मोन्स के अलावा एक हार्मोन और आता है जो कि है इथाइलिन। ये होता है गैस हार्मोन, गैसीय हार्मोन। और ये होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। और ये यूज आता है फलों को पकाने में। इसके अलावा मूल की मोटाई में। ठीक है, तो ये हो गए प्लांट्स के हार्मोन, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और हम देखें, अगर हमें ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए तो इसमें आता है जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसका नाम है IAA, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका नाम है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, जब कोई तत्व किसी वैद्युत धनात्मक या ऋणात्मकता उसकी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। अगर हम इसकी सीरीज देखें तो इसकी सीरीज क्या होगी, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, HG, AG और AU। ठीक है, अब ये जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी है ये व्यवस्थित होती है अवरोही क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तत्व ऊपर है उनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो इस सीरीज में हम देखें, अगर निकल, लेड, कैल्शियम और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा पूछी है तो सबसे ऊपर है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बाकी तत्व आते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें क्या है, निकल। तो निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, लेड का परमाणु क्रमांक होता है 82 और एल्यूमिनियम का होता है 13। इसका यूज हम करते हैं हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में। और जो एल्यूमिनियम है वो क्या होती है, भूपर्पटी में मैक्सिमम पाई जाने वाली धातु। भूगर्भ में मैक्सिमम पाई जाने वाली धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? जिंक, एल्यूमिनियम, चांदी या सोडियम? अब इसमें क्या दिया है, अधिक आघात वर्धनीय, शायद इसमें दिया है नहीं है, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम। इसके अलावा ये तीनों आघात वर्धनीय है। और आघात वर्धनीयता क्या होती है, जैसे कोई धातु है वो बिना टूटे उसकी हम शीट बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं, ये होती है आघात वर्धनीयता। और अगर हम मैक्सिमम देखें आघात वर्धनीय, इसमें से होगी चांदी की। इसके अलावा सोने की भी होती है। चांदी का परमाणु क्रमांक है 47। इसके अलावा जिंक की अगर हम बात करें, ये होता है तन्ने, इसका होता है 30 परमाणु क्रमांक।
ठीक है। और अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम होता है सॉफ्ट मेटल, इसे हम रखते हैं केरोसिन में। और केरोसिन में किस किस को रखेंगे हम? सोडियम को, पोटेशियम को और सीजियम को, तीनों को रखते हैं। इसके अलावा ये होता है, इसका जो घनत्व होता है सोडियम का वो कम होता है पानी से, इसलिए ये पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें हमेशा क्या होती है? गतिज ऊर्जा स्थित होती है। तो गतिज ऊर्जा स्थित होगी, इसका मतलब कण स्थिर नहीं रह सकते। तो इसका गलत पूछा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 4 किलो हर्ट्ज। एन की वैल्यू हमें दी है 4 किलो हर्ट्ज। तरंग धैर्य लैम्डा की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो ध्वनि द्वारा तरंग 3.2 किलोमीटर, दूरी हमें दी है 3.2 किलोमीटर की। इसमें कितना समय लगेगा? ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टी की वैल्यू, जो कि कैसे आएगी? ये होता है v बराबर एन लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो v कितना आ गया यहाँ पर? n की वैल्यू है हमारे पास में 4 किलो हर्ट्ज में है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम, ये हो गया 4000। इसके अलावा इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर से, ये हो गया 40/100। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम n की और लैम्डा की। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? 1600 v की वैल्यू। अब हमें निकालना है कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल कितनी दी हुई है हमें? 1600। दूरी कितनी दी है? 3.2 किलोमीटर। इसे हम चेंज करेंगे, ये कितना हो गया? 3.2, 3200। ठीक है, 3200 अपॉन टी। यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, या गति का पहला नियम? गति के 3 नियम हैं, ये तो हमें पता है। गति के टोटल हैं 3 नियम। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नियम की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट नियम है वो देता है हमें गति की बल की परिभाषा। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बल की परिभाषा हमें कौन से नियम से प्राप्त होती है, तो ये होगा फर्स्ट नियम से। सेकंड नियम जो है वो हमें देता है बल का परिमाण, यानी कि बल की वैल्यू। नेक्स्ट जो थर्ड नियम है इसका, वो देता है हमें बल की युग्म प्रकृति, कि बल युग्म रूप में होता है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीनों नियम। तो गति का अगर हम फर्स्ट नियम देखें, तो प्रथम नियम होगा जड़त्व का नियम, जिसमें क्या होता है, जो कोई वस्तु है वो अपनी मूल स्थिति में रहने का क्या करती है? प्रयास करती है। जैसे कोई वस्तु गति में है तो वह गतिमान रहने का प्रयास करेगी, और अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहने का प्रयास करेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई?
मूल अवस्था में रहना या वस्तु की गति या विराम या दिशा, कुछ भी उसका कुछ भी हो सकता है, गति भी हो सकती है, विराम भी हो सकती है, दिशा में भी हो सकती है। दिशा में परिवर्तन का विरोध। ये कहलाएगा इसका प्रथम नियम। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे किसी वस्तु का जड़त्व ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइकिल और अगर कार की बात करते हैं, साइकिल और कार में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार का जड़त्व ज्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि जो कोई वस्तु स्थिर है, किसी स्थिर बस के जब अचानक चलने से धक्का लगना, इसके अलावा चलती बस में ब्रेक लगने से झुकना, नेक्स्ट है बस को घुमाव यात्रा में यात्री को बाहर की ओर धक्का लगना, इसके अलावा जब कंबल से हम डंडे को पीटते हैं तो मिट्टी का बाहर निकलना। नेक्स्ट अगर हम इसके नियम की बात करें तो इसका सेकंड नियम है जो कि क्या प्रदर्शित करता है, बल का परिमाण। और ये नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के। यानी कि F बराबर क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी। तो इससे हमें प्राप्त होता है F बराबर एम ए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। और बल की मात्रा क्या क्या है, न्यूटन, डाइन और पाउंडल। और अगर सेकंड नियम के अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे क्रिकेट में गेंद को कैच करते समय हाथ का पीछे की ओर जाना, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि ऊंची कूद होती है, उसमें जो मैदान होते हैं वो बालू के बनाना ताकि चोट ना लगे या कम चोट लगे। इसके अलावा जब डंडे से हम कंबल को पीटते हैं तो हाथ को पीछे की ओर लेके जाना। नेक्स्ट है थर्ड नियम जो कि बताता है हमें बल की युग्म प्रकृति।
थर्ड नियम कहता है कि जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उस पर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि एग्जाम्पल क्या है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, तो गोली चल रही है आगे की ओर और जो बंदूक है वो पीछे की ओर धकेल रही है, तो इसका मतलब दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, इसमें दो क्रियाएं हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड नियम। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे कि सड़क पर चलना है थर्ड नियम के, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, सड़क पर चलना या तैरना या रॉकेट का प्रक्षेपण, ये सारे किस में आते हैं? थर्ड नियम में। तो थर्ड नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब इसमें चेंजेस देखने हैं क्या क्या होगा। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है, या लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। अब इसमें है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ना कि शुष्क विलयन। CuSO4 का जलीय विलयन दिया है, जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो ये क्या करेगा? अम्लीय प्रकृति है तो ब्लू को किस में चेंज करेगा? रेड में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है और लाल को नीले में करता है क्षार। इसके अलावा अगर हम लिटमस के और सूचक देखें, तो पहले हमने लिए लिटमस पेपर, अब एक होता है मिथाइल ऑरेंज, इसका भी हम यूज करते हैं एसिड बेस टेस्ट में। इसके अलावा और सूचक है फिनोफ्थैलिन, और इसके अलावा है मिथाइल, और इसके अलावा प्राकृतिक सूचक अन्य भी हैं। अगर हम लिटमस पेपर की बात करते हैं तो इसका जो रंग क्या होता है? लाल। मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज। फिनोफ्थैलिन का कलर होता है रंगहीन, और मिथाइल का कलर है रेड। अब इसमें अगर एसिड टेस्ट होगा, अगर एसिड होगा विलियन, तो क्या होगा चेंजेस? नीला किस में चेंज होगा? रेड में। और रेड किस में चेंज होगा? रेड में ही रहेगा। ठीक है। अगर विलियन एसिड है और हम मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा ऑरेंज से रेड में। ठीक है। अगर फिनोफ्थैलिन का हम टेस्ट करते हैं तो ये रंगहीन ही रहेगा और मिथाइल भी रेड ही रहेगा। इसके अलावा हम अगर बेस टेस्ट करते हैं, क्षार का टेस्ट करते हैं, तो क्षार में क्या होता है? रेड किस में चेंज होता है? ब्लू में। और ब्लू में ब्लू ही रहेगा। इसके अलावा बेस में मिथाइल ऑरेंज चेंज हो जाएगा येलो में, और फिनोफ्थैलिन चेंज हो जाएगा पिंक में, और मिथाइल चेंज हो जाएगा येलो में। ये कुछ टेस्ट हैं इसके अम्ल क्षार के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन परमाणु में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7 होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या 7 हमने निकाली। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो वो होगा 2 और 5। इसके अलावा वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिति कितनी है? सेवेंटी 78%। ऑक्सीजन 21% या 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ऑर्गन है 0.93%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका परमाणु भार कितना होगा नाइट्रोजन का? 14। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम? तो टाइटेनियम तो होती है भविष्य की धातु। इसके अलावा रेडियोधर्मी तत्व होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम। और रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो होते क्या है? इसमें जो उच्च परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, एक तो उनमें उपस्थित होगा और इसमें उच्च भेदन क्षमता और इसकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, उच्च ऊर्जा। विकिरण कौन कौन से निकलती है इन तत्वों में? अल्फा, बीटा और गामा। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रेडियम है इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है मैडम क्यूरी ने। थोरियम होता है TH, 90 इसका परमाणु क्रमांक है। प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक है 94। टाइटेनियम का है 92। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22। या था स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 21, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं फ्लोरीन है, फास्फोरस है, क्लोरीन और ऑर्गन है। निम्न में से किन 2 तत्वों के रासायनिक गुण सेम होंगे? फ्लोरीन और ऑर्गन, क्लोरीन और फास्फोरस, फ्लोरीन और फास्फोरस। तो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, क्लोरीन एंड क्लोरीन सेम वर्ग में आते हैं, हेलोजन वर्ग में। इसमें और क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटिस्टेटियम, ये सारे इस वर्ग के हैं। इसके अलावा जो फ्लोरीन है तो ये सेम क्या होंगे? रासायनिक गुण सेम किसके होंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन के। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? फ्लोरीन व क्लोरीन, जो कि करेक्ट होगा। इसके अलावा जो फ्लोरीन है इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। फिर है इसमें ऑर्गन 18। तो ऑर्गन किस में आती है? नोबल गैसेस में आती है। नोबल गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसके अलावा जो फास्फोरस है ये आता है वर्ग 15 में, और इसमें और कौन कौन से तत्व आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके अलावा जो ऑर्गन है उसे हम कहते हैं सुस्त गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो, v कर दिया हमने 2v, तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। यह है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। अब हमें चेंज करना है इसके v में। ये हो गया 1/2 m 2v का होल स्क्वायर सेकेंड। अब ये कितना हो गया है? 4 1/2 mv² बराबर ke2। सेकेंड कितना चेंज हो गया है? 4 गुना चेंज हो गया है फर्स्ट से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु संख्या में वृद्धि, परमाणु संख्या में कमी, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये व्यवस्थित की गई थी परमाणु संख्या के आधार पर। इसमें है 18 वर्ग, 7 आवर्त, टोटल इसमें तत्व है 118। और ये कुछ इस तरीके से होती है इसकी शेप। इसमें होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो स्टार्टिंग वाली है दोनों सीरीज इसमें उपस्थित होंगे धातु, इधर होती है अधातुएं, और यहाँ से ट्राइंगल शेप में कुछ कुछ होती है उपधातुएं। ये यहाँ पर कुछ व्यवस्थित होती है सीरीज में, ये होती है उपधातुएं। और एफ में क्या होंगे? फर्स्ट होती है लेंथेनॉइड सीरीज, सेकंड होती है एक्टेनॉइड सीरीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमाणु संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट, इसी के साथ ही हमारा आज का पेपर सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।